चाहता है कि एक बार लाइसेंस लगा दिया तो ए लगाने में पास ना बनाए।
जैन सर आवाज़ आ रहा है ना सर? मेरा आवाज क्लियर है आप? हाँ, आपको क्लियर है।
क्या स्टार्ट कर सकते हैं? यस। डॉक्टर अमित यस। आज हमारे साथ हैं और आपके डिवाइन मदर और प्रेग्नेंट भी हैं और कई ऐसे जो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी होंगे, तो आप सबके लिए बोलेंगे। जो हमारे मदर्स हैं उनके लिए तो है ही, बिकॉज यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। तो आप सबके जो क्वेश्चंस होंगे आप उनसे पूछेंगे भी और अभी हम सुनेंगे डॉक्टर अमित विश्वास जी से। तो ओवर टू यू। थैंक यू दीदी जी, एंड थैंक यू होल आर्मी टीम, जितने भी इस प्रोग्राम, इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है और जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत का नवनिर्माण करना है तो हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे, जो रूट लेवल पे काम होता है, तो वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से हो सकता है। पेड़ जब बड़ा हो जाए उसको हम कितना ही सही कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको हम स्टार्टिंग से सही करना चाहें तो उसका एकमात्र माध्यम जो है वह है गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट। मैं आज बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, मैं कुछ मन की बात आपसे करने वाला हूँ। क्योंकि आज तक हम लोग ज्यादातर किस चीज का केयर करते हैं? फिजिकल बॉडी का, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है कि हमें विटामिन की डिफिशियंसी ना हो, न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी ना हो, इसका हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं और करना भी चाहिए, राइट। लेकिन शरीर के साथ और एक जो चीज होती है वो होता है हमारा मन। हम लोग कैसा बच्चा चाहते हैं? बहुत स्वस्थ। लेकिन स्वस्थ का अर्थ क्या है? सिर्फ शरीर से स्वस्थ या मन से भी, है ना? क्योंकि आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है पता है? क्योंकि मैं काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे दिखता है कि मम्मी आती है, पापा आते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चा बात नहीं सुनता है, बच्चा बहुत गुस्सा करता है, पढ़ाई नहीं करता है, खाली मोबाइल देखते रहता है। होता है आगे जाके क्या करेगा, मुझे बहुत चिंता है। लेकिन देखते हैं कि फिजिकली तो एकदम फिट है बच्चा, प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? मन मन मन। बात नहीं सुनता है, बहुत गुस्सा करता है, सब कुछ कहाँ पे? हमारे मन में। फिर मोबाइल भी देखता है, ये आदत भी कहाँ पे है? मन में। अब इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? इसका कोई दवाई ही नहीं है कि एक दवाई खाए उसका मोबाइल एडिक्शन छूट गया, ऐसा नहीं है। दवाई खाए उसका एकदम एकाग्रता शक्ति वो बढ़ गई, है नहीं। दवाई खाए और वो मम्मी पापा का हर बात सुनने लगा, मानने लगा, ये ऐसा भी नहीं है। तो क्या किया जाए? आखिर ये प्रॉब्लम आता कहाँ से है? आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा आपका हर बात सुने, वो बहुत ओबीडियंट हो, आज्ञाकारी हो, और फिर पढ़ाई में भी अच्छा हो, संस्कारी हो। ये सब जो चीज है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन आपको ये प्रोसेस समझना होगा कि अच्छा, कोई बच्चा क्यों इतना अच्छा हो जाता है और कोई बच्चा थोड़ा सा बिगड़ जाता है, कारण क्या? समझेंगे उसको। अगर वो समझ जाए तो फिर काउंसलर के पास आने की जरूरत ही ना पड़े। आप देखिएगा कि बच्चा आपका हर बात सुन रहा है, हर बात मान रहा है, और हर मम्मी यही चाहती है ना? तो चलिए आज हम आपको एक जर्नी में लेके चलते हैं। किस चीज की जर्नी पता है? इमोशन की जर्नी, उस बच्चे की जर्नी। उस बच्चे को समझते हैं कि आज तक हम लोग सिर्फ मशीन में, ये सब में देखे कि अच्छा बच्चा है, फिर उसका क्या हो रहा है, अच्छा उसकी डिफिशियंसी है, वो विटामिन खा लो। आज हम मन की विटामिन खाएंगे। रेडी? कि ताकि बच्चा एकदम आप जी जैसा मैं चाहते हैं बिल्कुल। वैसे बने। चलिए, तो आज सिर्फ हम उन मम्मी के लिए बात नहीं करेंगे जो कि गर्भवती है या होने वाली है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो भी माँ जो कि ऑलरेडी माँ बन चुकी है, वो भी पिता जिनके बच्चे हैं, वो जो प्लान कर रहे हैं, कोई भी कपल्स, कोई भी पेरेंट्स, हर एक के लिए आज का सेशन होगा। क्योंकि आज हम दिल की बात करने वाले हैं, मन की बात करने वाले हैं। ठीक है? बहुत प्यार से, इसलिए दिल से सुनना है।
तो आज का ये जो जर्नी होगा लगभग 1 घंटे का, तो कुछ रास्तों से लेके मैं जाने वाला हूँ आपको। कौन से रास्ते से? पहले उस बच्चे से हम मिलेंगे जो कि अभी तक जन्म लिया नहीं है लेकिन आने वाला है। उससे थोड़ा सा मिलेंगे, समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि ये इमोशन का जो बात होता है, कोई बहुत इमोशनली स्ट्रांग होता है, कोई कमजोर होता है, वीक होता है, क्यों होता है? ये इमोशनल ट्रांसमिशन कैसे होता है, अर्थात उसमें ये किस तरह से होता है कि वो कम हुआ, अच्छा हुआ, डेवलप हुआ, स्ट्रांग हुआ, वीक हुआ, कैसे होता है, उस चीज को समझेंगे। ठीक है? बच्चों तक ये इमोशन कैसे पहुंचता है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा हम फैमिली में भी जाएंगे कि बच्चा अगर जन्म लेता है, इसमें क्या सिर्फ मम्मी का रोल होता है या फैमिली का भी होता है, फादर का भी होता है? अगर होता है तो कैसे होता है, थोड़ा समझेंगे। और जैसा कि कहा गया, आज का सेशन सिर्फ उन माताओं के लिए नहीं है जो एक्सपेक्टेड हैं या होने वाली हैं, लेकिन जो ऑलरेडी माता हैं, मदर्स हैं, कपल्स हैं, पेरेंट्स हैं। और हो सकता है कुछ चीजें उतना ध्यान में रखना ना हुआ हो और आज बच्चा आपकी बातें ना सुनता हो, तो क्या वो हीलिंग पॉसिबल है, वो थोड़ा समझेंगे। और उसके बाद समझेंगे कि सच में उस बॉन्डिंग को कैसे क्रिएट किया जाए जिसको कहते हैं इमोशनल कनेक्शन, जो उस बच्चे के साथ बॉन्डिंग। ठीक है? तो चले इस जर्नी में। ओके, तो इसके लिए पहले एक चीज समझते हैं। हम पेरेंटिंग के बारे में कहते हैं, तो ये पेरेंटिंग जो है ये कब स्टार्ट होती है? पेरेंटिंग का अर्थ है मम्मी पापा बच्चे का जो देखभाल करते हैं अलग अलग तरह से। बहुत कोई होते हैं कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होके करते हैं, बहुत कोई लाड़ दुलार से करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर हम ये समझते हैं बच्चा जब जन्म लेगा उसके बाद ही तो हम उसे शिक्षा देंगे, उसके बाद ही तो हम उसे समझाने देंगे, उसके बाद ही तो उसे पालना देंगे। क्या ये सच है? क्या ये बात है कि प्रेगनेंसी के समय से उसका जो लर्निंग है वो स्टार्ट हो जाता है? कब से होता है? या उससे भी पहले? मतलब बच्चा हमारे गर्भ में आया नहीं, मम्मी के गर्भ में आया नहीं, लेकिन उससे पहले भी पेरेंटिंग शुरू हो जाती है। क्या लगता है आपको? इसलिए हमें समझना होगा कि क्या होने वाला है। इस चीज को हमें समझना होगा। समझे? चलिए इस बच्चे से मिलते हैं जो कि अभी तक आया नहीं है। हमें लगता है वो कुछ, उसे तो कुछ पता नहीं है, उसे तो अभी तक लर्निंग ही नहीं है, कोई भाषा ही नहीं जानता है, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना कोई दूसरा लैंग्वेज। तो क्या वो समझ नहीं पा रहा है? थोड़ा सा समझे इस बात को। देखिए बच्चा बोल नहीं सकता है, हो सकता है उसका कान भी डेवलप ना हुआ हो उतना कि वो सुन भी ना पा रहा हो, मतलब वो कुछ नहीं सीख पा रहा है ऐसा। एक्चुअली बच्चा हमारा लैंग्वेज नहीं समझता है, वो तो आने के बाद, पैदा होने के बाद वो समझेगा, सीखेगा। लेकिन एक्चुअली वो बहुत कुछ समझ सकता है, फील कर सकता है। फीलिंग कैसे कर सकता है वो समझने की बात है। वो वर्ड्स को नहीं समझता है, लेकिन आपके अंदर जो इमोशन चल रहा है, अर्थात माँ के गर्भ में जो इमोशनल एनवायरनमेंट है, उसके अनुसार, उसके द्वारा उसका पूरा जो इमोशनल चीज है, इमोशनल एनवायरनमेंट है, वो तैयार हो रहा है। तो बेबी जो होता है उसका जो पहला लैंग्वेज भी होता है वो एक्चुअली हमारा कोई लैंग्वेज नहीं होता है, लेकिन वो होता है हमारा इमोशन। वो होता है हमारा इमोशन। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा और थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, वो आप क्या बोल रहे हैं नहीं समझ रहा है, इमोशन समझ रहा है। इमोशन होता क्या चीज है ये समझने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है, आप जब खुश हो रहे हैं सिर्फ क्या आप खुश हो रहे हैं, या आप जब दुखी हो रहे हैं क्या सिर्फ आप दुखी हो रहे हैं? आपको डर लग रहा है, आप सिर्फ आपको डर लग रहा है, या आप बहुत स्ट्रेसफुल हो रहे हैं? क्या लगता है, सिर्फ आप स्ट्रेसफुल हो रहे हैं?
एक्चुअली आपके साथ आपका जो बच्चा, आप जैसा भी फील कर रहे हैं ना, वो फीलिंग्स एक्चुअली उस बच्चे तक पहुंच रही है, उस बच्चे तक पहुंच रही है, और वो हर एक इमोशन को फील कर रहा है, पैदा होने के बाद नहीं, लेकिन अभी से, अभी से। तो इसे हमें इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए क्यों कहा जाता है कि मम्मी को हमेशा खुश रहना है, एज बिकॉज इसके पीछे का साइंस है, जो कि हम आगे डिटेल में समझेंगे। क्योंकि वो जो खुश रहते हैं उस समय कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जो कि उस सिर्फ मम्मी तक लिमिट नहीं है, वो बच्चे तक भी पहुंच रहे हैं। वो एक उसका नरिशमेंट है, उसको भी इमोशनल न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। फिजिकल न्यूट्रिएंट्स अलग चीज है, इमोशनल न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, और यही चीज है जो उसके इमोशनल हेल्थ को बनाएगा। हम कहते हैं ना, बच्चा बचपन से देखिएगा, अभी प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। मम्मी पापा मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए और बोलते हैं बच्चा हमेशा डरा डरा रहता है, उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बोलने में डरता है, चुप रहता है। कारण क्या? कारण पता है उसका? जब मैं हिस्ट्री चेक करता हूँ तो ये देखा जाता है, मैं पूछता हूँ उसकी मम्मी से कि आपका जब बर्थ मतलब प्रेगनेंसी था उस समय का मेंटल स्टेट क्या था, आपके हस्बैंड कैसे थे? देखा जाता है कि अगर उसके हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं या उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसकी माँ डरी डरी रहती है, तो वो इमोशन बच्चे पे भी गया। जब पैदा हुआ, आपको भी पता नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन वो उस डर को लेके पैदा हुआ और उसके अंदर डर है। हम कितना भी मोटिवेट करें, कोई बात नहीं, तुम कर सकोगे कर सकोगे, लेकिन सोचिए वो तो उस डर को लेके पैदा हुआ, कितना सहज होगा कि उस डर को हम हटा दें। इसलिए इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आप हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी ऐसा बोलती है, पापा ऐसा, अलग अलग चीज, आप स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको तो इसकी गहराई का अभी तक पता ही नहीं था कि आपको लग रहा था कि आप स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, सिर्फ आप ही स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आज से इस चीज को समझने की आवश्यकता है। स्ट्रेसफुल होना सिर्फ मेरे तक लिमिट नहीं है। जब हम स्ट्रेसफुल हो रहे हैं उस समय वो प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे को भी दे रहे हैं, वो भी उस एनवायरनमेंट में वो स्ट्रेसफुल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। निकलने के बाद हो सकता है एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए, मम्मी पापा सब कुछ सभी प्यार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं बच्चा चुप चुप रहता है, उदास रहता है। आप सोचते हैं क्या हो गया है बच्चे को? या हो सकता है कि बहुत आप लोग एग्रेसिव है, मम्मी बहुत एग्रेसिव है, आप लोग नहीं है, दूसरी मम्मी है। मान लीजिए कि उनको बहुत एग्रेशन है, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाती है, तब क्या होता है पता है? बच्चे में भी वो प्रोग्रामिंग जाता है, और बाद में जब पैदा होता है तब डॉक्टर्स उसको नाम दे देते हैं एडीएचडी। एडीएचडी नाम सुना होगा ना बच्चों का, मतलब ज्यादा वो एक्सेसिव, जो बहुत एग्रेसिव होते हैं उन लोगों के लिए वो एडीएचडी नाम दे दिया जाता है। मैं उसका इन डिटेल ये नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपको टफ ना हो। तो ज्यादा एग्रेशन बच्चे में आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर ने तो एक नाम दे दिया इस चीज का, लेकिन हमने क्या प्रयास किया कि दूसरे बच्चे में नहीं है, मेरे बच्चे में क्यों है? कारण है ये, क्योंकि पैदा होने से पहले मैंने उसको जो खिलाया था, आज तो सिर्फ आउटपुट है, कॉज तो कहीं और है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए मम्मी का खुश रहना इतना आवश्यक है। और एक चीज बताएं, वो बाद में बताएंगे कि आज बच्चों में देखिएगा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मोबाइल एडिक्शन का, उसकी शुरुआत भी कैसे होती है वो समझेंगे। आगे थोड़ा सा चलते हैं, एक एक करके एक एक चीज को हम लोग गहराई से समझेंगे। कि तो ये होता है जो बच्चा सिर्फ पैदा नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका भोजन नहीं ले रहा है, लेकिन वो इमोशंस को भी ले रहा है। नाउ ये समझिए कि बच्चा स्कूल में बाद में एडमिशन लेगा, लेकिन उसका पहला जो क्लासरूम है वो आपका गर्व है। मतलब यहाँ पे ये क्लासरूम में क्या पढ़ाई जाती है? सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती है, सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, यहाँ पे साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, इमोशनल साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। मतलब क्या हुआ
कि फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी मतलब हम वो फिजिकली उसको कितना हमको फिट रखना है, वो आपको करना है, बिल्कुल करना है। लेकिन ये सिर्फ उसका बायोलॉजिकल स्पेस नहीं है, ये वो क्लासरूम है जहाँ पे मदर उसकी टीचर है, उसके मदर का बॉडी वो भी उसका टीचर है, उसका जो माइंड है, मन में वो क्या सोच रही है वो भी उस पे जा रहा है, वो भी सीख रहा है। और साथ ही साथ फैमिली का जो इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, पूरा फैमिली वो भी उस तक जा रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये समझने की आवश्यकता है। कि मम्मी का तो थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ठीक है, मम्मी जो भी सोच रही है या खा रही है उसका एक प्रभाव पड़ता है, लेकिन फैमिली का भी क्या प्रभाव पड़ता है, फैमिली का एनवायरनमेंट का। ये कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझते हैं बहुत ध्यान से। जस्ट अ सेकेंड, मैं ओके, एक एक पार्ट को हम लोग लेंगे और एक एक पार्ट को थोड़ा सा इन डिटेल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ओके, बात क्या है कि इमोशन तैयार कैसे होता है। मम्मी का इमोशन उस एक के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मम्मी का जो इमोशन है उस किस पे ऊपर निर्भर करता है, आसपास जैसा एनवायरनमेंट होगा। अगर सभी खुशी वाले हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा, अगर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं तो उसका भी प्रभाव मम्मी के ऊपर पड़ेगा। मम्मी के ऊपर पड़ने का अर्थ क्या हुआ, बच्चे के ऊपर पड़ना। तो कहीं ना कहीं फैमिली वालों को भी यह देखा गया है, ये कहीं ना कहीं, कि फैमिली वाले बोलते हैं मम्मी उसको तुम टाइम से खाओ, टाइम से सब कुछ करो, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हम मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं जाते। जस्ट एक सेकंड, मेरा एक जस्ट कॉल लेता हूँ क्योंकि आपके आदमी से ही कॉल। ऑर्गेनाइजर कितना आप लोगों का ख्याल रखते हैं। अभी आपके आर्मी से फोन आया, उन्होंने कहा स्लाइड नहीं दिख रही है, मैंने बोला कि मैंने स्टॉप किया है। तो ये होता है, यहाँ पे सिर्फ आप नहीं बैठे हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है वो कितना ख्याल रखते हैं कि आपको एकदम 100% मिले। ठीक है, तो हम बीच बीच में मैं स्लाइड दिखाऊंगा, बीच बीच में आपसे बात करूंगा, तभी तो कनेक्शन बनेगा। तो कहने का भाव क्या था कि एनवायरनमेंट का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। अब एनवायरनमेंट में मम्मी पापा हो सकते हैं, मतलब उसके हस्बैंड हो सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, वो ज्यादातर ख्याल इस चीज का रखते हैं, टाइम से दवाई ली, टाइम से भोजन की, टाइम से सोई। लेकिन हम उनसे कैसे बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट होके बात कर रहे हैं मम्मी से, मतलब जो मम्मी होने वाली है उनसे स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं ना प्यार से बात कर रहे हैं, हर एक चीज का प्रभाव पड़ता है। तो एनवायरनमेंट के लिए मैं आपको बोलूं कि सिर्फ यह मत देखिएगा कि उसने, आपकी वाइफ ने या आपके बहू ने टाइम से दवाई ली, खाना खाया कि नहीं। साथ ही साथ थोड़ा सा उसे प्यार देने की आवश्यकता है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो सिर्फ आप उसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले को भी दे रहे हैं। ठीक है, अभी आगे थोड़ा सा और समझते हैं, एक एक करके हम लोग चीज का क्लैरिटी लेंगे। तो ये हमारा क्लासरूम हुआ। क्लासरूम के बाद थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर मम्मी के ब्रेन में ये जो मैं कह रहा हूँ कि इमोशनल ट्रांसफर, ये होता कैसे है। थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं और साइंटिफिकली समझते हैं। क्या होता है कि मम्मी जैसा भी फील कर रही है, मान लीजिए कि उसे गुस्सा आया या खुशी हुई, हर एक इमोशन का कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ होता है। वो ब्रेन में ट्रिगर होता है और ब्रेन से हमारे कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू उस इमोशन के अनुरूप। मान लीजिए कि बहुत उसे स्ट्रेस हुआ, तो कॉर्टिसोल बोल के एक हार्मोन होता है वो निकलेगा। उसे सभी बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन बोल के एक हार्मोन होता है वो निकलेगा। बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है, बहुत एनर्जेटिक फील कर रही है, सभी उसको मोटिवेट कर रहे हैं, क्या निकलेगा, डोपामिन बोल के एक न्यूरोट्रांसमीटर बोलिए या केमिकल बोलिए या हार्मोन बोलिए,
वो निकलता है। और ये सब जो है वो हमारे बॉडी को, हमारे हेल्थ को बनाने में मदद करता है। सिर्फ हमारे नहीं, लेकिन हमारे से जो भी कनेक्टेड है। क्या अर्थ हुआ कि मम्मी जैसा फील की, उसका ब्रेन उसी तरह से रिस्पॉन्ड किया और उस अनुसार हॉर्मोन्स को रिलीज किया। जैसा मेरा इमोशन उस तरह का हार्मोन। और उसके बाद जिस तरह का हार्मोन रिलीज हुआ, वो कहाँ पे सिग्नल भेजा? उस बेबी को। और बेबी के पास उस तरह का ही एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो हॉर्मोन्स उस तक भी पहुंचता है। इसका अर्थ है कि अगर मम्मा स्ट्रेस फील करती है तो बच्चा भी वो जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसको एक्सपीरियंस करता है, उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्योंकि वो बनाता है। तो समझ पा रहे हैं बच्चा उस इमोशनल एनवायरनमेंट में किस तरह से बनता है, बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली। तो हर एक हॉर्मोन्स जैसा मम्मी रिलीज कर रही है, मम्मी एक्सपीरियंस कर रही है, बच्चा भी एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि इस इमोशनल जो ट्रांसमिशन है इसको हम कितना पॉजिटिव बनाएं। क्योंकि जितना उसमें, मान लीजिए कि उसमें, इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। अभी फिर से मैं स्लाइड को थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। अभी क्या होता है कि मान लीजिए कि मम्मी बहुत सभी को प्यार कर रहे हैं। बच्चा जब पैदा होगा ना, दिखेगा कि हमेशा हंस रहा है, हमेशा खुश है। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट मोमेंट में सब कुछ अच्छा है बोल के वो खुश है, वो तो बिना कारण का खुश होता है। उसका, उसके पीछे का कारण क्या है? जो जन्म ले रहा था, जब उसका गर्भ में वो बन रहा था, वो उसी न्यूट्रिएंट से पैदा हुआ है, उस लव हार्मोन से। और उसी तरह से अगर कोई बहुत ही, इसलिए कहा जाता है ना, अभिमन्यु का भी वो जो उदाहरण दिया जाता है कि उसने गर्भ में रहते सब कुछ सुना। इवन बहुत सारा उदाहरण आप देख पाएंगे कि जाकिर हुसैन का भी, उसके फादर उसके मम्मी के पेट में तबला बजाते थे तो वो तबला वादक बन गया। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारी कहानियां हैं, मतलब रियल स्टोरीज है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हम कुछ कर रहे हैं और वो अंदर में जा रहा है, वो मोटिवेटेड हो रहा है, ऑटोमेटिकली पैदा होने के बाद भी वो चीज होगा। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताओ, आज के समय में सबसे बड़ा, अगर मुझे बोलिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सा है बताएं? जिसका अभी तक इलाज नहीं निकला है, दवाई नहीं निकला है, पता नहीं निकलेगा कि नहीं। दैट इज द मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन। अब ये सोचने की बात है कि मोबाइल, देखिए हम लोग जब यूज करते हैं, जब मोबाइल नया आया था हम लोग इतने बड़े हो गए थे, फिर भी हम लोग को सोचना पड़ा था कि अच्छा ऐसे ऐसे टच स्क्रीन होता है। मतलब जब एकदम कीपैड से हम लोग इसमें शिफ्ट किए, एकदम फ्रीली जो ऐसे यूज करते हैं वो नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा अच्छा ऐसे ऐसे टिपना होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, हम लोग को भी थोड़ा सा लगा था। लेकिन आज के बच्चे देखें कितना एक्सपर्ट, उनको पता है कि उनको सिखाया नहीं गया कि स्क्रॉलिंग किसे कहते हैं। टक 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 ऐसे स्क्रॉलिंग करते हैं, उन्हें पता है कहाँ से कैसे कैसे करना है। कहाँ से ट्रेनिंग मिला उसको? उसको तो कुछ पता ही नहीं। ट्रेनिंग आपने दिया। क्योंकि जब वो गर्भ में था, मम्मी इतना बार मोबाइल ऐसे ऐसे करके, और इतना अच्छा फील कर रही है, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग उसके अंदर भी जाता गया कि ऐसी कोई चीज है जो कि देखने से हमारे ब्रेन में डोपामिन, अर्थात वो अच्छा वाला हार्मोन निकलता है, अच्छा फील होता है। बच्चा जब ऐसे बाहर निकलता है, उसे जब ऐसा देखता है, अरे ये तो मेरा पहचाना हुआ चीज है, और इसी के प्रति एडिक्ट हो जाता है और करते जाता है। तो इसीलिए, और एक चीज मैं आपको बताऊं, आज के समय में ये एडिक्शन ऐसा है कि यह अगर किसी को लग गया, बहुत मुश्किल होता है उससे निकालना। इसीलिए पहले से ही आपको ध्यान रखना होगा कि हम उसे जैसा बनाना चाहते हैं उसी तरह का चीज हम पढ़ें। मोबाइल कम से कम देखें, किताब ज्यादा पढ़े, ताकि उसको किताब पढ़ने की आदत पड़े। तो कुछ चीजें हैं जो हो सकता है आज तक ना किए हों, लेकिन आपको नए सिरे से करने की आवश्यकता है। क्यों? अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे पढ़ाई करे, उसको पढ़ने में, किताब पढ़ने में मन लगे, मोबाइल देखने में नहीं। तो उसके लिए वो आदत आपको खुद में पहले डालनी होगी। और उस समय बताओ एक चीज, बाहर आने के बाद तो फिर भी जजमेंट होता है, करूं ना करूं। लेकिन जब वो गर्भ में है, वो सिर्फ रिसीविंग मोड में है, अर्थात जो आप बोलेंगे वो वही मानेगा।
कोई ऐसे नहीं कि गड्ढा चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे चले, थोड़ा एक एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये समझिए कि अच्छा हमारा किस तरह से ब्रेन में काम होता है और कैसे क्या होता है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट मैं चलता हूँ इस चीज में जो आपको अभी कहा गया कि किस तरह से हॉर्मोन्स निकलते हैं। लव हुआ तो ऑक्सीटोसिन निकलेंगे, स्ट्रेस हुआ तो कॉर्टिसोल निकलेंगे, और जॉय हुआ तो डोपामिन निकलेंगे। तो ये लर्निंग से डोपामिन कनेक्टेड है। कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हुआ, वो अलर्ट डर वाला फीलिंग वो आता है। और लव से उसमें कामनेस आता है, प्यार आता है, प्यार वाली फीलिंग आती है। ठीक है, इसलिए हमें अपने इमोशन का इतना ध्यान रखना होता है। अभी पापा के पास चलिए आते हैं। मम्मी का इतना देर मम्मी को लेके बात किए, अभी पापा को लेके बात करना है। तो जितने भी हमारे अ, जितने भी पेरेंट्स हैं एंड मेल्स हैं, उनके लिए क्या मैटर करता है? बच्चा तो गर्भ में पैदा हो रहा है, लेकिन फादर कितना मैटर करते हैं? तो ये है बहुत कॉमन क्वेश्चन, कहाँ तक इम्पोर्टेंस है? एक्चुअली नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि फादर डायरेक्टली बच्चे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जैसे जैसे वो मम्मी को प्यार दे रहे हैं या मम्मी का केयर कर रहे हैं, ये सिर्फ मम्मी का केयर नहीं हो रहा है, बच्चे का भी केयर हो रहा है। क्योंकि यह मम्मी का पूरा क्लाइमेट बनाता है। बहुत समय ऐसा देखे होंगे आप कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ मिल रहा है, पापा टाइम से उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ा सा कड़वाहट आ गया है। और जितनी माताएं हैं मैक्सिमम वो इमोशनल होती है, ये समझने की आवश्यकता है। ये मैं टोटल जितने भी फादर्स हैं मैं उनको, या जो होने वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। पेरेंट्स से फादर्स या मेल्स ज्यादातर लॉजिकल होते हैं, मदर्स ज्यादातर इमोशनल होते हैं। आप हमेशा लॉजिकल अगर सोचते हैं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इतना सा बात ये नहीं करती हो, प्लीज ऐसा ना करें। क्योंकि हो ही सकता है ना, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए आप उसको समझा पाते हैं, मतलब आप समझ लेते हैं, लेकिन उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। वो प्यार से भी हो सकता है, लेकिन आपका एक एक व्यवहार, आप अगर उसके सर पे हाथ फेरते हैं, ये भी बच्चे तक जा रहा है। अगर बच्चे को भी केयर कर रहे हैं, बच्चे तक जा रहा है। तो हर एक चीज का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपका एक एक वर्ड्स, एक एक व्यवहार, आपका उसके प्रति कितना केयरिंग वाला फीलिंग्स है जो मम्मी रिसीव कर रही है, उससे ही बनता है कि मम्मी का जो इमोशनल एनवायरनमेंट जिसके बारे में कहा गया वो बनेगा, और वैसे ही आपका बच्चा फील करेगा। तो मम्मी की तो जिम्मेवारी है बच्चे के लिए, लेकिन पापा की भी उतनी है। ठीक है, इसलिए ये मेरा रिक्वेस्ट एंड ये मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा इसमें हो सकता है कहीं कहीं अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़े, थोड़े से इमोशन को कंट्रोल करना पड़े, लेकिन ये सब कुछ हमारे हाथ में है, क्योंकि इससे हमारा बच्चा जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है फैमिली। पापा तो हुए, लेकिन ये एक, मैं बोलूंगा एक पेड़ की तरह से है। हम जैसे एक सीड, सीड क्या हुआ, हमारा जो ये बीज है, अर्थात वो जो बच्चा है उसका तो केयर करते हैं, लेकिन सिर्फ उसके केयर करने से हो जाता है क्या? हमें मिट्टी का भी केयर करना होता है। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी ही एनवायरनमेंट है, जो कि इमोशनल क्लाइमेट है। तो यहाँ पे मम्मी पापा का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमारा अगर आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा हमारे अनुसार नहीं है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है, तो उसे किस तरह से थोड़ा सा पीसफुल बनाया जाए। अगर जरूरत पड़े बातचीत करके, जरूरत पड़े तो काउंसलिंग करके, जरूरत पड़े तो किसी का हेल्प लेके, लेकिन इस एनवायरनमेंट को बनाने की जरूरत है, और यही आपका मिट्टी बना रहा है उस बच्चे को पैदा करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसकी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे एक चीज में आऊंगा कि यह चीज, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, मैं अगर आज बोलूं कि सब कुछ शांति वाला हो,
आई फील कि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं हुआ, क्योंकि हर घर में दिस इज द फैक्ट कि थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होता ही है। तो इसमें मम्मी क्या कर सकती है? देखिए, ये फैक्ट है कि परफेक्ट फैमिली नहीं होता है किसी के पास। कहीं पे फैमिली हो सकता है कि जो फादर है या जो हस्बैंड है वो बहुत केयरिंग है, लेकिन बाकी जो है वो नहीं है। वो सास ससुर नहीं है, सास ससुर अच्छे है तो मम्मी नहीं है या पापा नहीं है। कहीं ना कहीं ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है, एंड दैट वो हमें एक्सेप्ट करना होगा। हम वहां से भाग नहीं सकते हैं। तो पहला चीज हमें एक्सेप्टेंस, कि जैसा भी है। पता है कि स्ट्रेस हमें क्यों होता है? स्ट्रेस आने के पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ पहले इस चीज को, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बेस है। हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो, मेरा हस्बैंड, मेरा बाकी जो फैमिली मेंबर सभी अच्छे हो। लेकिन अगेन जो कहा गया कि सभी अच्छे नहीं हो सकते, मीन्स सभी का स्वभाव संस्कार एक तरह का नहीं हो सकता है, आपके अनुसार नहीं हो सकता है। हम क्या वहां से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। तो वी नीड टू एक्सेप्ट कि सभी थोड़ा सा अलग अलग है। और ये डिफरेंस ही आज के समय की ब्यूटी है एक्चुअली। भगवान ने सभी का फिंगरप्रिंट, मेरा जो है ना और आपका जो है अलग है, सभी का अलग है। ये क्या बताता है पता है? क्यों सभी का, किसी किसी का तो एक हो ही सकता था, लेकिन यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे बिना रीजन तो कोई कुछ का होता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन है कि यूनिवर्स हमें कुछ मैसेज देना चाहता है। क्या मैसेज देना चाहता है पता है? कि सभी यूनिक है और अलग है। और यही इसका ब्यूटी है, ये डिफरेंस। जिसका अर्थ है कि मैं जैसा बोलता हूं, मैं जैसा देखने में हूं, जैसा मैं सोचता हूं, मेरा जैसा सोचने का तरीका है, ये मेरा है। एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम क्लोनिंग किसी का होगा नहीं हो सकता है। उसी तरह से आपके जो फैमिली मेंबर्स में जो है वो भी अलग अलग है, अलग अलग होंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? जब हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम सोचते हैं क्यों वो नहीं समझता है, क्यों वो ऐसा नहीं करता है, मतलब हम अपने जैसा करना चाहते हैं। नहीं हो सकता है। इससे क्या होगा? जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, हम लोग ही स्ट्रेसफुल होते रहते हैं कि क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है। एक्सेप्ट कर लेना कि वो उसी तरह से सोचता है, मैं उसके तरह से नहीं सोचती। एक्सेप्ट करने से क्या होता है कि उसका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी बात, हम आगे क्या कर सकते हैं? अगर वो चेंज नहीं होता, हम आगे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। हम ओपनली बात करके, देखो बुरा मत मानो, लेकिन ये चीज थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है, इसमें कुछ किया जा सकता है। ओपन डिस्कशन करें, जरूरत पड़े तो जैसे कहा गया कि थर्ड पार्टी को लाए। थर्ड पार्टी का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने को किसी फैमिली मेंबर को, थर्ड पार्टी जो कि एकदम ही अलग है, हो सकता है कोई काउंसलर, उससे बात करके एक फैमिली काउंसलिंग करवा ले, तो देखिएगा बहुत अच्छा एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे बॉडी का ट्रीटमेंट होता है, उसी तरह से हमारी सोच का भी ट्रीटमेंट होता है। सभी का नेगोशिएशन हो सकता है, लेकिन हमें करना है। ठीक है। अल्टीमेटली बात यह है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना है, सही बनाना है। हम लोग कैसे बनाए? तो इसके लिए पहले तो स्वीकार करना होगा कि परफेक्ट फैमिली किसी के पास नहीं है। इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि स्ट्रेस आए ही नहीं, आएगा, लेकिन हम कितना जल्दी रिकवर होते हैं ये मायने रखता है। जैसे कोई स्ट्रेस आया, कोई प्रॉब्लम आया, कन्फ्लिक्ट आया, हम आज कल परसों 7 दिन तक हम बात नहीं कर रहे हैं, एक 10 दिन तक बात। हाँ आगे এখন আসছে। ओके, अभी सुन पा रहे हैं? सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, आई डोंट नो कैसे, जो भी है। चलिए अभी हम लोग
क्योंकि इस चीज के गहराई में आज समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात क्या है पता है, कि स्ट्रेस हमें हुआ ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उससे हम जो जल्दी से रिकवर करते हैं, बच्चे यह भी सीखता है कि स्ट्रेस होना स्वाभाविक बात है, लेकिन उससे रिकवरी भी हो सकती है। इसलिए मम्मी को ये आर्ट जानना बहुत आवश्यक है कि अगर स्ट्रेस होता भी है, हम जल्दी से जल्दी किस तरह से मन को रिकवर करें, खुशी में लाएं, फिर से हम स्ट्रेस फ्री हो जाएं। और इससे ही होता है कि हम अपने बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं। अभी सवाल आ जाता है दूसरा एस्पेक्ट जो मैं कह रहा था, कि शायद बहुत यहाँ पे मदर्स ऐसी होंगी जो कि अपने प्रेगनेंसी के समय स्ट्रेसफुल थी। इसका अर्थ क्या होता है? जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे में बहुत कुछ क्या खराब हो गया, एक्चुअली नहीं। देखिए बात क्या है ना, कि नेचर का ये इंटेलिजेंस है कि वो हर एक चीज को अडॉप्ट करता है। गर्मी में खुद अपना बॉडी अडॉप्ट कर लेता है, कहीं दूसरे जगह जाता है उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेता है। तो हर चीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं। किस तरह से? अर्थात हीलिंग किसी भी समय में की जा सकती है। एक होता है कि कुछ खराब होने के बाद हील किया जाए, और एक होता है कि स्टार्टिंग में ही हम ठीक करें। तो अभी तक हमने जो समझा वो था कि स्टार्टिंग से ही सब कुछ कैसे अच्छा हो। अभी हम समझेंगे कि अगर कुछ बिगड़ गया हो तो उसे हम कैसे ठीक करें। देखिए मान लीजिए कि बचपन में उसे अगर प्यार न मिला हो, उसका जो गर्व वाला एनवायरनमेंट था वो बहुत स्ट्रेसफुल था, लेकिन अभी भी अगर उसका ऐसा ही रहा तो वो स्ट्रेसफुल जो उसका नेचर है वो ज्यादा एम्पावर होता जाता है और गहरा होता जाता है। हमें क्या करना है? हमें उसे उतना अभी हील करने के लिए उतना प्यार देना होगा, उतना बॉन्डिंग अच्छा करना होगा। उसे ये फील करवाना होगा कि मैं शायद उस समय तुम्हारे साथ नहीं थी, तुम्हें नहीं समझी थी, लेकिन मैं अभी हूं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले तो उसे सुनना होता है। सजेशन देने से पहले सुनना होता है। उसे ये फील करना होता है, उसे ऐसा फील हो कि नहीं मम्मी मुझे समझना चाह रही है, पापा मुझे समझना चाह रहे हैं। भले वो गुस्सा कर रहा है, एक दिन में उसका गुस्सा खत्म नहीं होगा। क्यों एक दिन में गुस्सा खत्म नहीं होगा? क्योंकि ये गुस्से का संस्कार हो सकता है बहुत समय तक गर्भ में उसे मिला है, वो क्लासेस मिले हैं, वो प्रोग्रामिंग्स मिली है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दिन और समझाया जाए और उसका गुस्सा खत्म हो जाए? तो उस लेयर को, गुस्से वाले लेयर को, डिस्टरबेंस वाले लेयर को खत्म करने के लिए आपको उतना ही उस पे प्यार का लेयर बैठाना होगा, अंडरस्टैंडिंग का लेयर बैठाना होगा। उस पे ये फील करवाना होगा कि मैं हूं तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें समझता हूं, मैं समझना चाह रहा हूं। ये करना होगा, ठीक है? और यह चीज सिंपल कुछ प्रैक्टिस के साथ हम समझ सकते हैं। तो मैं आज बहुत महंगा, बहुत टफ कोई प्रैक्टिस नहीं देने वाला हूँ कि 1 घंटा आपको मॉर्निंग वॉक करना होगा, फिर 1 घंटा कुछ प्रैक्टिस मेडिटेशन करना होगा। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि 1 घंटा करना आपके लिए शायद मुश्किल हो, 5 मिनट कर सकते हैं। क्या करना होगा? जस्ट मॉर्निंग का स्टार्टिंग जो है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मिला है कि सुबह जब उठे, जो भी आसपास है, जो भी अच्छे अच्छी चीजें हैं, जो भी आपके साथ अच्छा हो रहा है उसको नोटिस करें और खुद में खुशी भरे, मुस्कुराए उस चीज को लेके। बच्चे से मॉर्निंग में बातें करें, जैसे आप इंटरनली उससे बात कर रहे हैं कि कैसे हो, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो पैदा होने से पहले बच्चे के साथ बात करना। उसके बाद इवनिंग में हर एक चीज के लिए कुछ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, कृतज्ञ होना कि आज कम से कम मेरे पास घर है, सब कुछ है, मेरा हस्बैंड है, जो भी अच्छा अच्छा है। इससे फायदा क्या होगा पता है? आपका बच्चा भी ये संस्कार उसको मिलेगा कि हमें सब चीज के प्रति थैंकफुल होना होता है। आज बच्चे देखते हैं ना कि मम्मी पापा के प्रति भी थैंकफुल नहीं होते हैं। कारण क्या है पता है? उसे संस्कार ही तो नहीं मिला। तो संस्कार पैदा होने के बाद नहीं, पहले से होना होता है। और रात को उसको जस्ट ब्लेसिंग दे कि बाबू तुम सो जाओ, मैं हूं ना, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक्चुअली उसे जो चाहिए, उसे क्या चाहिए पता है? उसे आप चाहिए, आपका ये प्रेजेंस चाहिए, उसे ये फील चाहिए कि मम्मी मुझे बहुत इमोशनली
मेरे साथ है, ये फील चाहिए। बाकी वो मेटेरियलिस्टिक खिलौना ये वो नहीं चाहिए उसे। इसलिए कितना आवश्यक है समझ रहे हैं? सिर्फ 5 मिनट सुबह में किससे बात करना, उससे रोज बात करना एकदम प्यार से, जैसे इंटरनली आपका बॉन्डिंग हो रहा है। क्या कर रहे हो, अब ठीक हो? मैं हूं ना, एकदम चिंता मत करो, एकदम सब कुछ ठीक है। मैं एकदम ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। प्यार से बात कीजिए उससे। फिर शाम शाम को वो थैंकफुलनेस, हर एक चीज के लिए थैंकफुल। जब थैंकफुल होते हैं ऑटोमेटिकली हमारा मन खुश होता है, हमें लगता है कि हाँ हम भरपूर हैं। तो बच्चे में भी वो भरपूरता की फीलिंग आती है। और रात को जस्ट उसको ब्लेसिंग देते हुए सोइए कि एकदम अभी सो जाओ, सब कुछ ठीक है, हम लोग सब फिर सुबह मिलेंगे। तो पैदा होने से पहले आप बॉन्डिंग को तैयार कर रहे हैं। एंड यही है इमोशनल बॉन्डिंग, जो कि आपका बचपन से तैयार हो रहा है, मतलब गर्भ से तैयार हो रहा है। ठीक है। छोटा सा एक्टिविटी करें अभी हम सभी। सभी थोड़ा सा, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, मोबाइल को सामने थोड़ा सा रख दे। मोबाइल को, क्योंकि एक शॉर्ट एक्टिविटी जब हम करेंगे तो उस चीज को हम एक्सपीरियंस कर सकेंगे। जो रख सकते हैं रखें, बाकी समझ ले कैसे करना होता है। बीच बीच में ये कीजिएगा, ये बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाता है। जैसा कि सुबह का मैंने कहा, उससे बात करना है, आपको खुद के साथ कनेक्ट होना है। जस्ट आंखें बंद भी कर सकते हैं, आधी खुली भी रख सकते हैं। क्या करना होगा, जस्ट अपने दिल पे हाथ रखना होगा। ठीक है, एक हाथ अपने दिल पे रखें। एंड आंखें थोड़ा सा बंद करने से आप फील कर पाएंगे, और अपना दाहिना हाथ अपने गर्भ में रखें। एंड फील करें कि आपके हाथों की एकदम बहुत प्यार भरी एनर्जी उस बच्चे तक पहुंच रही है, उसके गर्भ तक पहुंच रही है, आपके गर्भ से होके उस बच्चे तक पहुंच रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा रिसीवर है। वो पूरा फील कर रहा है आपके हाथों के वार्मनेस को, जैसे वो फील कर रहा है कि मम्मी मेरे सर पे हाथ सहला रही है, मेरे पेट में हाथ सहला रही है। आप भी उस चीज को फील करें कि मेरा हाथ सिर्फ हाथ रखना नहीं गर्भ में, लेकिन जैसे बच्चे खुद मेरा बच्चा खुद फील कर रहा है उसे। एंड उसे आप बोल रहे हैं कि बाबू मैं एकदम सेफ हूँ, एकदम ठीक हूँ, और मेरा बाबू भी एकदम ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और हम लोग दोनों जल्दी मिलेंगे। तुम हमेशा खुश रहते हो, मैं भी खुश रहती हूँ। हम लोग दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये फीलिंग्स बड़ी बातें आप उससे करें। एंड जस्ट कुछ मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट उसे फील कराएं। ये क्या होता है पता है, बॉन्डिंग तैयार हो रहा है। बच्चा जब पैदा होगा ना, वो जब टच करेंगे वो संग संग उसको फील आएगा कि यही तो टच मैं 9 महीने तक फील करता आया, यही है वो। समझ पा रहे हैं क्या होने वाला है? तो यह चीज जरूर से करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ब्रीदिंग भी स्लो डाउन करें, देखिएगा कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो यह छोटा सा प्रैक्टिस लेकिन आपकी बॉन्डिंग को बनाता है। तो आज हमने क्या सीखा, लगभग मैं 1 आवर कंप्लीट करने को हूँ, एकदम सही टाइम पे हूँ। पहला चीज हमने सीखा कि बच्चा जो है सिर्फ भोजन नहीं ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहा है, लेकिन आपके फीलिंग्स को फील कर रहा है, आपके इमोशंस को फील कर रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हर एक चीज फील कर रहा है। तो इसलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है वास्तविकता में खुश होने के लिए, सिर्फ चेहरे से नहीं लेकिन अंदर से खुश होने के लिए, क्योंकि वही वो रिसीव करने वाला है। फिर हमने समझा फैमिली मैटर करती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो सराउंडिंग हो। इसलिए हर एक की जिम्मेवारी होती है उस बच्चे के लिए। हम सभी एक साथ एक मत होके बहुत प्यार से चले, इसके लिए, उस बच्चे के लिए, आने वाले बच्चे के लिए। उसके बाद हमने समझा कि स्ट्रेस तो हर एक के जीवन में है, उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। हम मायने ये मैटर नहीं करता है कि स्ट्रेस आया नहीं आया, आता है कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी कितना जल्दी रिकवर होती है, यह ट्रेनिंग भी मम्मी इनडायरेक्टली अपने बच्चे को दे रही है।
इसलिए देखते हैं ना, कोई बच्चा गुस्सा हुआ 3 दिन तक गुस्सा है, और कोई बच्चा अभी गुस्सा है, फट से उसके उसका मूड ठीक हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अगर ट्रेनिंग मिला हुआ हो, तो ये बहुत मायने रखता है कि गुस्से के बाद जल्दी जल्दी हम मन को ठीक कर लें। ठीक है, वो भी लर्निंग है उसके लिए। और जो ऑलरेडी मम्मी हो गई हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, हीलिंग कभी भी पॉसिबल है। उस बच्चे को बहुत प्यार की आवश्यकता है, एक दिन में भले ना हो, लेकिन लगातार प्यार देते जाइए, उसमें भी वो प्यार वाला प्रोग्राम आ जाएगा, वो भी आपको प्यार करने लगेगा, बात सुनने लगेगा। और ये प्यार ही जो होता है, जो उस बॉन्डिंग को बनाता है, उस कनेक्शन को बनाता है, जिसमें मम्मी का भी रोल है, पापा का भी रोल है, सभी का रोल है। तो ये सिर्फ बॉडी की जर्नी नहीं है, लेकिन इमोशन की भी जर्नी है। ठीक है, लास्ट बात एक बताऊं कि हम सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकते हैं एक बच्चे को? एकदम परफेक्ट प्रेगनेंसी नहीं, लेकिन एक इमोशनल बिगनिंग, एक प्यार भरा इमोशनल हेल्थ, एक इमोशनल लव, एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक इमोशनल सिक्योरिटी, यह दे सकते हैं। और यही आज के समय की आवश्यकता है, जो आप सभी को देना है, क्योंकि इसी चीज का आज के समय अभाव है, इसका ही स्कार्सिटी है, इसकी ही कमी है। और इसी कारण से हर चीज की दवा है, लेकिन इमोशन की दवा सिर्फ किसके पास है पता है? मम्मी पापा और फैमिली के पास है, जो आपको उसके पैदा होने से पहले उसे देनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने प्रयास किया इस बहुत गहरे सब्जेक्ट को जितनी सरलता से हो सभी मम्मी के पास पहुंचाने को। अगर सफल हुआ हो तो मैं भाग्यवान हूँ। थैंक यू सो थैंक मच। यू। सवाल हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन होंगे हमारे जरूर मदर्स के। बहुत ही सुंदर आपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया, क्योंकि स्ट्रेस तो सबके पास रहता है। स्ट्रेस कितनी जल्दी हम मैनेज कर सकें, ये हमको सीखना है। कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास स्ट्रेस नहीं आता है, लेकिन बहुत जल्दी उससे हम रिकवर हो जाएं। तो जैसे बच्चे भी सीखेंगे, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, जैसे हाइपर एक्टिव चाइल्ड। तो किसी को प्रॉब्लम हो, जो भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास गिफ्ट है कि साथ अमित जी हैं, तो जरूर आप पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं संतोष बोल रही हूँ। मेरा 9th मंथ चल रहा है, तो मेरी नाभि के चारों तरफ पेन होता है मेरी। वो तो हाँ, आप एक्चुअली मैं सेशन से पहले बोलूं, मैं यहाँ पे मन को लेके बैठा हुआ हूँ, और आपका आंसर देने के लिए हमारी दीदी है पुष्पा दीदी। तो आज मैं आंसर जो दूंगा, अगर मन को रिलेटेड जितना प्रॉब्लम्स है, जो भी बात है उसका दे पाऊंगा, बाकी दीदी देंगे। हाँ, वो मन से रिलेटेड नाभि के बीच पेन होता है, उसमें खास ऐसा कुछ नहीं, आप दिखा दीजिए, क्योंकि किस तरह पेन है, कभी कभी रेफर्ड पेन भी होता है, तो हाँ डॉक्टर सर। आपको देख के बताएंगे। जब समय आप बताएंगे उनको, ठीक है। और कोई आपके साइकिक प्रॉब्लम या बच्चों की कुछ प्रॉब्लम, तो कई हमारे साथ मदर्स भी जुड़ती हैं, तो वो आप सकते कुछ पूछ हैं। गायनिक तो जब हम गायनिकोलॉजिस्ट जब हम लेते हैं सेशन, तो आप, लेकिन अभी आप ये पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते। अब मेरा 9 मंथ चल रहा है, हमें ना रात को नींद नहीं आती। अच्छा, चलिए इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। नींद आने के पीछे का कारण पहले ये समझना होगा। नींद को थोड़ा सा समझे। नींद का अर्थ होता है फिजिकल रेस्ट प्लस मेंटल रेस्ट। अब फिजिकल रेस्ट मतलब मैं तो शरीर को सुला दिया, जिसको योगासन में शवासन कहते हैं, सुला दिया, उससे तो पूरा बॉडी को रेस्ट मिल गया। लेकिन मन को अगर रेस्ट नहीं दिया गया, मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो आपको सोने नहीं देगा। तभी किस तरह के थॉट्स हो सकते हैं? सारे दिन में जो भी थॉट्स चले, या पहले के कुछ चीजें हैं, बहुत चिंताएं हैं, क्या होगा नहीं होगा, अगर ये सभी फाइल्स ओपन है
और उस ओपन फाइल को लेके आप सोने गए हैं, तो ये कंप्यूटर तो बंद हुआ नहीं, तो सोएगा कैसे? तो इस कंप्यूटर के एक एक फाइल्स को आपको क्लोज करना होगा। एक एक फाइल्स पहले आपको सोचना होगा कि क्या चल रहा है मेरे मन में। अगर दवाई का चल रहा है कि क्या दवाई लेना है, नहीं लेना होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो पहली चीज है इसको आंसर देना होगा कि अच्छा जो भी है टेस्ट रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, दवाई मैं टाइम से ले रही हूँ। दूसरा चीज है कि क्या होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे मन में है कि मैं अगर अच्छा सोचती हूँ तो अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं उसी तरह से हमारा यहाँ पे टोटल बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है। तो हम कॉन्शियसली इसका प्रयास करें अच्छा अच्छा सोचने का। ये एक प्रैक्टिस है। हमारा मन जो है ये हैबिट माइंड है, जो प्रैक्टिस देंगे उसी तरह से होता जाएगा। आज तक हम चिंता का प्रैक्टिस देते गए, ऑटोमेटिकली चिंता आता गया। अभी थोड़ा सा ध्यान से इसको पॉजिटिव थिंकिंग वाला प्रैक्टिस देते जाए तो देखिएगा कुछ दिन करते करते पॉजिटिव होना सहज हो जाएगा। तो हमारी चिंता जो है उसको किस तरह से हम स्टॉप करें उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। थोड़ा सा क्या क्या सोच चल रहा है उसको शांत करना होगा, तो देखिएगा कि नींद भी आएगा। क्लियर? मोबाइल फ्री। मोबाइल से भी दूर रहना है। मोबाइल ऐसा चीज है कि ये टोटल आपको यहाँ पे फाइल्स दे रहे हैं जो कि रन होता जा रहा है। अब कैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम देखेंगे, मान लीजिए कि बहुत ही सस्पेंस वाला कुछ देख रहे हैं, तो ये फाइल यहाँ पे जमा हो रहा है, वो तो प्ले होगा ना। इसलिए इन सब चीजों से भी हमें दूर रहना है, ध्यान से। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और पूछिए नमस्ते किसी सर। को। जी नमस्ते। सर कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कोई बात या कोई चीज ऐसी होती है जिसको लेके बुरा लग जाता है, फिर उसे सोचते रहते हैं, फिर वो दिमाग से निकलता नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में तो चलो 2-3 दिन बाद ऐसा होता है कि हल्का हो गए हल्का हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में उस टाइम इतना बर्डन लगने लगता है। मतलब उस सिचुएशन से कैसे निकले समझ में ही नहीं आता। मतलब बहुत ज्यादा हेडक होने लगता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लगता है जैसे मुट्ठी में रेत को होल्ड करके रखे, मतलब स्लिप उस कंडीशन में। मतलब जो जी स्टार्टिंग की जो स्टेज है उस स्टेज से कैसे निकले। एकदम बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलूंगा, ऋचा घोष जो है वो थोड़ा सा अपना को म्यूट कर ले। हाँ, थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा सवाल एंड थैंक यू। ये मेरे लिए था, मुझे दूसरा मतलब ये सब इस तरह के सवाल पूछे तो मैं जवाब बता पाऊंगा। ये बहुत कॉमन सा चीज है कि कोई एक इंसिडेंट हुआ, कोई एक बात हुआ और वो मन में ऐसा बैठ गया कि वो निकल ही नहीं रहा है। उसके बाद फिर 2-3 दिन लग जाता है उसे निकालने में, राइट? कैसे निकले? देखिए, मन का नियम है, कोई भी चीज हमारे अंदर तो आ ही सकता है, क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ, आ ही ना। लेकिन आया, आने के बाद हम, ये लगभग एक पौधे की तरह से है। हमारे पास 2 पौधा है, 2 पौधे में हम किसमें कितना पानी दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कितना पावरफुल होगा, कौन ज्यादा बड़ा होगा। और ये हमारा कॉन्शियस प्रैक्टिस है। अभी यहाँ पे क्या करना है कि वो बातें आएंगी आपकी लाइफ में, तो बहुत अच्छी बातें भी होंगी जो कि आई होंगी, लेकिन क्या हम उस पर पानी देते हैं? नहीं देते हैं। आई ओके, लेकिन जो अच्छी नहीं आई उसको हम बार बार, या तो सोच चल रहा है और बार बार उस पर और ध्यान चला जा रहा है और ध्यान दे भी रहे हैं कि क्यों बोली, कैसे बोली, ऐसा कैसे कर सकती है, पता है। और फिर 10 को बोल भी रहे हैं, पता है मुझे उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। तो हम क्या कर रहे हैं पता है, उस बात को हम पानी दे रहे हैं, और जब पानी दे रहे हैं वो और बड़ा हो रहा है। उसको भी, मन को भी समझ में आ रहा है कि अच्छा मतलब इसमें बार बार इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हमें उसके बाद लगता है कि निकल क्यों नहीं रहा है। कारण है, जैसे ही वो आता है, ये भी कॉन्शियस प्रैक्टिस है हमारा मन का। हम आया, आपको लग रहा है कि ये बुरा है, कुछ देर के लिए शांत होकर बैठे, 1 मिनट के लिए। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में ये सोचे कि ये जो हुआ इसमें अच्छा क्या था, बुरा क्या था। उसके बाद ये प्रैक्टिस देना है माफी देने का, इग्नोर करने का,
और एक प्रैक्टिस देना है उस चीज को एक्सेप्ट करने का, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और उसके बाद और एक प्रैक्टिस देना है इस मन को डिस्ट्रैक्ट करने का, अर्थात मन को उसके बाद हम किसी और चीज में जब फोकस करते हैं, अच्छा ठीक है वो बाद में लेके सोचेंगे, क्योंकि अब अभी इस पे ज्यादा आप समय दिए तो ये और बढ़ने वाला है। ये मन के साथ आपको खेलना सीखना होगा। तो क्या, अच्छा ठीक है अभी मैं ये काम कर लेती हूँ, इसको मैं बाद में सोचूंगी। बाद में आप जैसे ही पोस्टपोन करते हैं, इसको पोस्टपोन टेक्निक कहते हैं, बाद में के लिए जैसे ही पोस्टपोन करते हैं वो दिमाग से भी निकल जाता है और बाद में जाके देखिएगा कि उसका पावर भी कम हो गया। तो मन का कैसे काम करता है वो थोड़ा सा समझ के आपको इंटेंशनली और कॉन्शियसली कुछ चीजें करनी है। माफी दे देना या तो इग्नोर करना, या मैंने क्या सीखा, ठीक है मुझे आगे से इस बात का ख्याल रखना होगा, और उसके बाद माइंड को डाइवर्ट करना। तो देखिए कि बहुत जल्दी आप पॉजिटिविटी में आ गए। क्लियर? मुझे लगता है आपने जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की वो भी बहुत हेल्प करेगी इनको, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड क्यों हेल्प करेगी आपको? क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंकफुल वाला करते हैं, तो हमारे पास लिस्ट लंबा होता है कि हमारे साथ कितना अच्छा अच्छे से सब हुआ है। अदरवाइज हमारा फोकस रहता है कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ। तो आपके पास ये लिस्ट लंबी होनी चाहिए ताकि आप इस तरफ ध्यान दें कि ना ठीक है बहुत कुछ है मेरे पास, ये तो ठीक है होता है। क्लियर सभी को? सर मेरा एक सजेशन है। जी 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 जी। सर मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मैं स्टडी का स्ट्रेस लेती हूँ अपनी का, उसको कम करने के लिए क्या कर सकती हूँ? अच्छा, मैं बोलूंगा कि बहुत प्रैक्टिकल होना होगा। स्टडी का स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन मन से एक सवाल पूछना होता है कि स्टडी का स्ट्रेस लेने से अगर मेरा 90% आता है तो मैं बोलूंगा कि जरूर से आपको लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअली आता नहीं है। लेकिन फिर ये भी बात है कि लेकिन वो तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ जाता है। आपको क्या करना है, देखिए पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई स्ट्रेसफुल कब होता है? जब उसका मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है, तभी वो हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। इतना पढ़ाई करना है, इतना पढ़ाई करना है, तो इस चीज को थोड़ा सा प्लान्ड वे में इसको छोटा कर ले। अर्थात मान लीजिए कि आपका 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट का एग्जाम अभी 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 15 दिन अंतर या ऐसे कुछ होना है। आप पहले प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन सा पढ़ाई मुझे पहले करना है, इसका कौन सा मुझे ज्यादा टफ है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, और उसको अलग अलग सेक्शन में डाल दीजिए। अर्थात इस डेट से इस डेट उस समय मैं इस सब्जेक्ट को लेकर सोचूंगी, इस डेट से इस डेट ये पहले करना है, ये पहले सोचूंगी। तो अलग अलग डेट में हम जब कर देते हैं तब हमें दिखता है कि अभी वर्तमान में मात्र मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है और मात्र यही सिर्फ चैप्टर पढ़ना है। स्ट्रेस ऐसे ही कम हो जाता है। प्रॉब्लम होता है हम सिर्फ देखते रहते इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, तो हम खुद को और भारी करते जाते हैं। तो हमें अपने स्ट्रेस को कैसे कम करना है वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली समझना होगा, प्लान करना होगा, देखिएगा स्ट्रेस ऐसे ही कम हो गया। ठीक, ओके सर, थैंक यू। सॉरी, आपको दूसरे सेशन ना लेना है, इट्स ठीक है? तो अब मुझे लगता है कि ठीक है, एवरीवन इज सेटिस्फाइड। बहुत सिंपल वे में आपने बताया, तो वी कैन लीव ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और जिन्हें नहीं भी पता है आप जरूर उनको इन्फॉर्म करेंगे। इतने अच्छे सेशंस, हमारे इतने अच्छे स्पीकर, तो सभी को फायदा तो होना ही चाहिए। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सभी को थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।
व्यूज आया है वो जान